डिजिटल भारत, जहां हर दिन ढेरों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डाटा बन रहा है नए युग की सबसे बड़ी संपत्ति। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ बढ़ रही है एक नई चुनौती, साइबर थ्रेट्स। रैंसमवेयर, डाटा ब्रीच, नेटवर्क अटैक्स, एक छोटी सी कमजोरी और पूरा सिस्टम हो सकता है प्रभावित। डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है साइबर सुरक्षा, और इसी विजन के साथ आज हम बात करेंगे आज के एपिसोड में कैसे टेक्नोलॉजी और लीडरशिप मिलकर भारत को बना सकते हैं एक सुरक्षित, विकसित और डिजिटल सुपर पावर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, एक ऐसा मंच जहां विचार बनते हैं दृष्टि और दृष्टि बदलती है देश का भविष्य। भारत आज सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मिंग नेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इनोवेशन तक, पॉलिसी से प्रोग्रेस तक, हर कदम एक नए भारत की ओर बढ़ रहा है। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट, सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री राजेश खजांची जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राष्ट्र निर्माण में एक मजबूत भूमिका निभाई है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं, एक भरोसा बन जाते हैं, और एक ऐसा ही नाम है राजेश खजांची, कलर टोकन्स के सीईओ और को फाउंडर, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डिजिटल राष्ट्र की ढाल भी बना दिया। इनकी दूरदर्शिता, लीडरशिप और इनोवेशन ने इंडस्ट्री के मानक बदल दिए हैं। राजेश जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सुनील सर, मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सरल भाषा में ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी से क्या अर्थ है, और ना सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बल्कि जो दर्शक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो एक आम नागरिक है, उनके लिए साइबर सुरक्षा कैसे महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए हम कहीं अपने घर पे जब रहते हैं, एक मान लीजिए सोसाइटी में रहते हैं, तो हम उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले मेन गेट पे भी गार्ड खड़ा करते हैं, लॉक लगाते हैं, पूछते हैं कौन आ रहा है जा रहा है। फिर जब हम अपने घर पे होते हैं तो घर पे भी हम एक मेन डोर पे लॉक लगा देते हैं, फिर अंदर अलमारियों में भी लॉक लगा देते हैं। तो ये एक सुरक्षा हम अपने घर की फिजिकली सब लोग करते हैं। अब इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो अब हम क्या करने लगे कि मान लीजिए मुझे कुछ खरीदना है तो मैं सब्जी वाले को भी यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे को पेट्रोल भरवाना है तो भी मैं यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। और मान लीजिए मैं किसी अस्पताल में जाता हूं तो वो कहता है ठीक है जी, आप अपना आधार वेरिफिकेशन करा लीजिए, आपने कोई स्कीम का फायदा लेना है, तो मैं वहां पे आधार अपना देता हूं, वेरिफिकेशन कराता हूं। इसके अलावा मैं स्कूल में जाता हूं मान लो बच्चे के एडमिशन के लिए, तो वहां पर भी वो मेरा सारा डाटा लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, कहाँ रहते हो पूरा डाटा लेते हैं। अब ये सारा का सारा डाटा एक डिजिटल नेटवर्क से होकर गुजरेगा जी, और ये कहीं ना कहीं डाटा को सुरक्षित रखना होगा हमें। तो ये जो डाटा डिजिटल नेटवर्क से होके गुजरा और जो इस डाटा को सुरक्षित रखना है, उसी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनी है या जो सिक्योरिटी की कंपनी है या जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप करेंगे, नहीं, हर व्यक्ति को करना जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि यदि मैं देखूं तो भारत प्रति माह हर महीने 15 अरब से अधिक का यूपीआई लेन देन करता है। आज मैं देखूं हमारे देश में तो 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और 2025 में हमारे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने देख के एक डाटा बताया कि 2000 से ज़्यादा पर वीक साइबर अटैक होते हैं हमारे देश में, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, जो वीकली अटैक हमारे देश में हो रहे हैं। और आपने सुना होगा, रोज़ आप सुन रहे हैं कि सरकारी वो कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अरेस्ट कर लिया, कोई स्कैम हो गया, फिशिंग के माध्यम से गांव में भी पहुंच रहे हैं, वो गांव में पहुंच गए, उसके छोटे पैसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार तक को भी नहीं छोड़ते। अगर आपके पास 2 ही हज़ार अकाउंट में है तो वो किसी न किसी माध्यम से फिशिंग करके आपसे वो पैसे भी लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समस्या सिर्फ कॉर्पोरेट की या सरकारों की नहीं है,
ये प्रत्येक नागरिक की है। अगर हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है तो सबसे पहले सुरक्षित डिजिटल भारत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सुरक्षित डिजिटल भारत तभी बनेगा जबकि हमारा सारा डाटा साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हम सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल। राजेश सर, आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और जैसे सुनील सर ने अभी बताया कि इंडिया में स्पेशली हर चीज़ जो है अब आधार लिंक हो गई है, हर पेमेंट जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म से होती है। कितना सेंसिटिव आप इसको मानते हैं और स्टेक पर क्या लगा हुआ देखते हैं? देखिए, अगर आप देखोगे किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल जो होते हैं बैकिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने बोला, सुनील जी ने बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन कहीं पे स्टोर होती है वो आप डेटा सेंटर्स या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, लेकिन ये सिक्योर है या नहीं है। अगर आपने बोला है कि आपके पास पैसे हैं, कुछ आपने स्टोर किया है बैंक में, वो अगर इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं हो गई तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा जो है, एक अनदर एंगल जो इसमें है कि कंट्री के लिए, देश के लिए कोर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मानिए ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो एक देश का एक कोर हब होता है, उसमें आप मानिए अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं हो तो सडनली आप देखोगे कि एक स्टेट या देश क्रम्बल हो सकता है, जो बहुत सारी एग्जांपल्स आपने बाहर भी देखी हैं। और उसमें जब आप साइबर एलिमेंट्स देखते हो, आजकल पूरी हर कोई डिवाइस कनेक्टेड है जी, और वो कनेक्टेड, हम उनको नेटवर्क्स बोलते हैं, नेटवर्क कनेक्शंस बोलते हैं। तो नेटवर्क कनेक्शंस एक्चुअली बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट जो बना जी, वो डेफिनेशन से बना के एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड जी, लेकिन उसके बाद एक मिसयूज आना शुरू हो गया, बिकॉज जब एवरीथिंग इज कनेक्टेड देन एवरीथिंग कैन बी स्टोलन आल्सो। सिक्योरिटी ब्रीच। तो सिक्योरिटी का कोर एलिमेंट है कि ऑथराइज्ड यूजर या ऑथराइज्ड सिस्टम्स आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि वो कनेक्शन आप अप्रूव करें, बट अगर अनऑथराइज्ड यूजर हो या सिस्टम हो उसको आप कैसे सेपरेट करें। तो साइबर सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, जो पहले हम देखते थे कि एक बैंक और फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है, अभी देश को सोचना होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वाटर सप्लाई नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सडनली एक साइबर ब्रीच हो गया तो इट विल क्रिएट एन एंटायर हैवक टू द होल कंट्री। बिल्कुल। सो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को आप एक एंगल से नहीं बट हर एंगल से आपको बहुत डीपली देखना हो। सुनील जी और राजेश जी के महत्वपूर्ण विचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो साइबर सिक्योरिटी पे यदि आप 1 रुपया खर्च करते हो तो उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर होता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर।
यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, हमारे शो में हम मिशन 2047 की बात ज़रूर करते हैं, तो 2047 विकसित भारत तक पहुंचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, और क्या इसके बिना भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? देखिए, डेवलप इंडिया मस्ट बी ए डिजिटल सिक्योर इंडिया। हम बोलते हैं देयर इज नो विकसित भारत विदाउट डिजिटली सिक्योर भारत। तो $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि जब हम डेवलप हो जाएंगे, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं जिसका डिजिटल रिकॉर्ड भी है, और अगर हमारा कोई भी सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस नुकसान से जो इजराइल, सिंगापुर, अमेरिका, इतने मजबूत सुरक्षा वाले देश भी इससे बच नहीं पा रहे। उनके ऊपर भी इतने बड़े साइबर अटैक हो रहे हैं, और जिससे कि उनकी पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। क्योंकि साइबर अटैक का मतलब, जैसे राजेश जी बता रहे थे, सिर्फ ये नहीं है कि आपका बैंक का लेन देन का फ्रॉड हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द इम्पैक्ट कि अगर मान लीजिए आपका हेल्थ सेक्टर में आपके हॉस्पिटल चेन को या किसी भी सरकारी उसको उन्होंने हैक करा और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच वहाँ पे हुआ, तो उस केस में हम सबकी जो सुरक्षा है, हमारा जो हेल्थ रिकॉर्ड है, वो कंप्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा यदि वो जो हमारी मशीन वहाँ चलती हैं वो भी हमारी कंप्रोमाइज हो सकती हैं, तो वो काम करना बंद कर सकती हैं। किसी भी, आज हर सेक्टर डिजिटल है, तो किसी भी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिस भी सेक्टर में इसका नुकसान होगा, उसका पूरे देश को उसको भुगतना पड़ेगा। एक सबसे पहले इनबिल्ट करनी है हमने साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद लोगों को अवेयर करना है कि कैसे उसको हम करें। उसके अलावा पूरे देश को एक बजट भी बहुत बड़ा बना के चलना है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान हमारे देश का हो सके। अगर हम इन सब बात पे ध्यान देंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो साइबर सिक्योरिटी पे यदि आप ₹1 खर्च करते हो, तो उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर होता है, कि हम बहुत ज़्यादा अपनी असेट को बचा सकते हैं। उस ₹1 खर्च करने से हम हज़ारों रुपए को सेव कर सकते हैं। राजेश सर, सिंस यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी है, इंडिया के परिवेश में अगर आप देखें, हम मिशन 2047 की बात करते हैं, और मिशन 2047 तक का अगर साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप तैयार करना हो, कौन से 3 मेजर माइलस्टोन्स आप देखते हैं? साइबर सिक्योरिटी आजकल एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर हम वो विजन 2047 का देख रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड सिस्टम्स, ये फाउंडेशन है किसी भी देश के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देखते हैं, तो ये सारा कनेक्टेड है। अगर इकोनॉमी, भारत को किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करना है, तो वो पूरा डिजिटली कनेक्टेड व्यापार करते हैं। शिपिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, वॉरफेयर सिस्टम्स हो, क्योंकि जो भी डेटा है, अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं, जो भी डेटा है कंट्री में, वो डेटा कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया तो वो दुश्मन के हाथ में भी लग सकता है, और उस डेटा को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप साइबर की कोर फ्रेमवर्क में देखते हैं कि आपके जो भी कोर एप्लीकेशंस हैं, कोर डिजिटल ऑर्नामेंट्स उनको बोलते हैं, ये आपके साइबर सिक्योरिटी में फाउंडेशनल एलिमेंट्स हों। तो इसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी स्किल्स जो बोलते हैं साइबर सर्विसेज, ये सब कंबाइन करके आप एक 2047 का विजन देख सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, जैसे डेटा सिक्योरिटी है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी है, इसके लिए एक तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और लेकिन आपको लोग भी चाहिए जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंट्री के स्पेसिफिक सिनारियोज में यूज़ कर पाएँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं,
ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए। पावर प्लांट्स हैं, ये लॉजिस्टिक्स हैं, ये आप आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल सकते इन पे साइबर सिक्योरिटी ऊपर लगा के कुछ ना कुछ कर दें, ये पैच वर्क नहीं हो सकता। तो आपको ये सोचना है कि पहले इसके कौन से टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज में आप कैसे एक साइबर एलिमेंट, साइबर फ्रेमवर्क लगा सकते हैं। सो इट हैज़ टू स्टार्ट विद द फाउंडेशनल बुनियाद, और देन आप एक डिजिटल विकसित भारत का विजन देख सकते हैं। सुनील जी और राजेश जी के महत्वपूर्ण विचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पर्टिकुलर एरिया में हुई कि मैं ये एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा हूँ, मैं आई एम क्रिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर द एंटायर नेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अगर प्लानिंग स्टेज देखें हम साइबर सिक्योरिटी की, तो डीपीडीपी एक्ट भी है जिसे हमने एक एपिसोड में पूरा डिस्कस किया है, और सर्टेन की कुछ गाइडलाइंस भी हैं। क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है या कुछ और एडिशंस होनी चाहिए, कुछ और गाइडलाइंस साइबर सिक्योरिटी के लिए आनी चाहिए? देखिए, अगर हम देखते हैं डीपीडीपी एक्ट 13 की गाइडलाइंस कहती है कि 6 घंटे के अंदर आपने अगर आपके साथ कुछ ऐसा अटैक या कुछ हो गया तो रिपोर्टिंग करनी है। उसको कंपलसरी बना दिया। डीपीडीपी एक्ट में है कि डाटा को कैसे सुरक्षित रखना है, डाटा क्या है, कैसे सुरक्षित रखेंगे, अगर ब्रीच करेंगे तो क्या पेनल्टीज होंगी, उस पर जोर है। और अब एआई के जरिए अब हम विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि एआई के बगैर आज किसी भी फील्ड में कोई भी जीवन संभव ही नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, पूरा विश्व और भारत भी एआई के माध्यम से कर रहा है। तो एआई के माध्यम से अब बहुत सारे धोखाधड़ी भी होने लगी है, जैसे डीप फेक के स्कैम हो रहे हैं आपको, रैंसमवेयर बहुत बढ़ गई हैं अब, और रैंसमवेयर और हैकिंग इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि हैकर को आपकी परमिशन तो चाहिए नहीं, वो तो आपसे फोन करके पूछता नहीं कि हैक करूं कि नहीं करूं आपका सिस्टम, उसका जब मन करता है किसी को भी हैक कर सकता है। तो हमने साइबर सिक्योरिटी की बहुत बातें की, साइबर सिक्योरिटी पे अब बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें साइबर सिक्योरिटी से मुझे ऐसा लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग अपना सुरक्षित करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह के हैकर, अटैकर हमारे सिस्टम के अंदर ना आ पाए। लेकिन अगर अंदर आ गया किसी भी वजह से, हैक करके आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया, या आपके पास जिसके पास पासवर्ड है वो उन सब लोगों से मिल गए, या किसी भी वजह से अगर वो अंदर आ गए, फिर क्या? क्योंकि अब जो साइबर अपराध है ये बड़े शहरों तक नहीं सीमित रहा, अब ये टियर 2, टियर 3 छोटे गांव सबको प्रभावित कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, जैसे पहले क्या होता था कि आपने होटल में चेक इन किया, आपको चाबी मिल गई, आप होटल में कहीं भी घूम रहे हो, आप तीसरे फ्लोर पे रहते हो, आप पहली मंजिल पे भी जा रहे हो, छठी मंजिल पे भी जा रहे हो, आप उसके जिम पे भी चले गए, उसके रेस्टोरेंट में भी चले गए, आप उसके सब जगह घूम रहे हो, क्लब भी है वहां भी चले गए। लेकिन अब जो 5 स्टार होटल है उन्होंने कर दिया कि नहीं, आप जब घुसोगे तो आपको एक चाबी इलेक्ट्रॉनिक दे दी जाएगी, उस इलेक्ट्रॉनिक चाबी के माध्यम से आप सिर्फ उसी फ्लोर पे जा सकते हो जिस फ्लोर पे आपका कमरा है जी।
अगर आपको क्लब की एक्सेस नहीं है तो आप क्लब में भी नहीं घुस सकते। अगर आपकी जिम की एक्सेस नहीं है आप जिम पे भी एक्सेस नहीं घुस सकते। तो इसका मतलब अब आपके पास की तो है अंदर जाने की, लेकिन आपके लिमिटेशन कर दी गई है आप कहाँ जा सकते हो। मतलब हमने उसे सेगमेंटाइजेशन कर दिया है कि आप इस की के माध्यम से इस पोर्शन पे ही जा सकते हो। तो अब एक कॉन्सेप्ट माइक्रो सेगमेंटेशन की कॉन्सेप्ट है। माइक्रो सेगमेंटेशन में हम बोलते हैं कि यदि आपके अंदर हैकर किसी माध्यम से अंदर आ गया, वो उसके बाद अंदर वो घूमे ना, अंदर वो फैले ना, और वो बाद में अपना वायरस को सब जगह फैलाए ना, पूरे सिस्टम को आपको कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो उसमें क्या करते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन में कि हम उसको सेगमेंट अलग अलग कर देते हैं कि अगर वायरस कहीं पे आ गया तो उसको वहीं पे क्वारंटाइन कर देते हैं, जिससे कि वो फैल ना सके और आपके पूरे सिस्टम को खराब ना कर सके। तो इसे हम बोलते हैं ब्रीच रेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत काम देश को करने की जरूरत है। अभी हाल में ही हमारे रेगुलेटर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और सर्टिन हो गया, उन सब ने गाइडलाइंस में भी बोला है कि माइक्रो सेगमेंटेशन कंपलसरी सबको करना चाहिए, जिससे कि अटैक होने के बाद आप ऐसा करें कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि आप 100% अटैक को रोक नहीं सकते। आप कोशिश करेंगे, आप जरूर उन सबको रोकने के लिए सिस्टम लगाएंगे, लेकिन तो भी अगर अटैक हो गया तो आपने कैसे सुनिश्चित करना है कि वो अटैक से आपका बिजनेस का नुकसान ना हो, आपके देश का नुकसान ना हो, नागरिकों के डाटा का नुकसान ना हो। राजेश सर, हम ज़रूर चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कब आपको लगा कि साइबर सिक्योरिटी आने वाले फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट हो सकता है, और दूसरी बात कि माइक्रो सेगमेंटिंग की सर ने बात की, वो क्या है और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरी जर्नी तो इंडिया में ही शुरू हुई है जी। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग की है। कोर इंजीनियरिंग करने के बाद तो उस टाइम पे मैंने देखा कि अगर आप देखोगे कंप्यूट में बहुत इनोवेशन हुई, नेटवर्क्स में बहुत इनोवेशन हुई और स्टोरेज में बहुत इनोवेशन हुई। अगर आप डेटा सेंटर का कोर हब देखोगे, इट इज़ कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज। बट अगर आप अभी देखोगे साइबर सिक्योरिटी में वो इनोवेशन नहीं हुई थी। सो अगर एम्प्लॉई दरवाजे के अंदर जाता है तो फिर वो कहीं पे भी जा सकता है। Okay. लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर वो एम्प्लॉई, उसका कार्ड कहीं गिर गया और कोई दूसरा उसका कार्ड ले लिया या कोई कार्ड स्टील कर लिया, तो वो अब उसके पास अनफेटर्ड एक्सेस है। वो बिल्डिंग में चला गया और वो कहीं पे भी जा सकता है। जी। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स होते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए दे डिजाइन एन अटैक। पहले ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट की तरह बन गया था। Okay. तो उसके बाद मेरी इसमें रुचि काफ़ी बढ़ गई कि हम इसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करें। और डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे करें जैसे इन्होंने बोला कि माइक्रो सेगमेंटेशन एक, अगर आप कॉन्सेप्ट देखिए कि आप एक बहुत बड़े अटैक को एक मिनिमम इंसिडेंट बना सकते हैं। लॉस एंजल्स में 10,000 मकान जल गए। वहाँ अगर कोर कॉन्स्ट्रक्ट, और ये कॉन्स्ट्रक्ट वहाँ के गवर्नर, कैलिफोर्निया गवर्नर ने भी डिस्कस किया कि अगर फाउंडेशनल सेगमेंट्स होते तो शायद 4 या 5 मकान जल जाते। Okay. अगर आप डेटा सेंटर या क्लाउड में जाएंगे और अगर एक कॉम्प्रोमाइज हो गया, मगर वो उसी एक कमरे तक रहेगा, एक कन्फाइंड तक रहेगा, उसी सेगमेंट में होगा, और जितना छोटा सेगमेंट उतना बेटर ब्रीच रेडी। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 सर्वर्स हैं और अगर 3 सर्वर उसमें इम्पैक्ट हो गए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इवन दो ब्रीच इंसिडेंट रैंसमवेयर हुआ, लेकिन ये रैंसमवेयर फैल नहीं रहा है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे माइक्रो सेगमेंटेशन चलता है और ये एप्लीकेबल हर किसी इंडस्ट्री वर्टिकल में है। अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखोगे तो उनका बेसिकली चिप डिजाइन, अगर वो चिप डिजाइन का रेफरेंस आर्किटेक्चर किसी को पता लगा तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसीलिए ये आप सेविंग क्रिटिकल बिजनेसेस इज द कोर थीम। सो जब ये रुचि मेरी इस पर्टिकुलर एरिया में हुई कि मैं ये एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा हूं, मैं
आई एम क्रिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर द एंटायर नेशन Wow. एंड ऑब्वियसली मेरा दिल है यहाँ पे इंडिया के लिए, So sweet. तो इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल फॉर इंडिया ऑल्सो। तो हमने जब कलर टोकन्स डिज़ाइन किया, हमने जब बनाई, तो हमने इसको फाउंडेशनल एलिमेंट किया कि ये एक प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रो सेगमेंटेशन होगा। ओके चाहे कोई भी आप मानिए कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी यूज़र हो, चाहे कैमराज हो, चाहे इंडस्ट्रियल कंट्रोल बॉयलर सिस्टम्स हो, PLCs हो, कहीं पे भी कोई भी सिस्टम हो, हम उसको माइक्रो सेगमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा शुरू से विजन था और आज हम हर किसी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर लॉजिस्टिक्स में, वॉरफेयर डिज़ाइन सिस्टम्स में, हर जगह पे माइक्रो सेगमेंटेशन की टेक्नोलॉजी जो कलर टोकन्स प्रोवाइड करता है, हम उसमें एप्लीकेबल हैं। वेरी नाइस। सुनील सर, राजेश जी, आज हमारे प्रोग्राम में हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक आपके ज़रिए पहुंची है। और मैं यही चाहूँगी कि एक बार फिर से आपके सामने हम बैठे और जो भी पहलू अनछुए रह गए, ख़ास तौर पे माइक्रो सेगमेंटेशन की हम बात ज़रूर अगले एपिसोड में करें। और आज के इस एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की चर्चा ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि विकसित भारत का सपना सिर्फ एक दृष्टि नहीं बल्कि एक संकल्प है। और जब अनुभव, नीति और नेतृत्व एक साथ आते हैं तब राष्ट्र निर्माण की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं हमारे आदरणीय मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का, जिन्होंने हमेशा की तरह अपने मार्गदर्शन से इस मंच को समृद्ध किया है। और साथ ही हमारे विशेष अतिथि श्री राजेश खजांची जी का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव और दृष्टिकोण से हमें नए विचार दिए। दोस्तों, ये सफर यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की कहानी अभी जारी है। हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर इसी जज्बे के साथ, और हाँ, सुनील कुमार गुप्ता जी और राजेश खजांची जी के साथ ही अगले एपिसोड में इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं सिमरन आपसे लेती हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।